वाली है। आप लोगों ने हमारा साथ सहयोग दिया, स्वागत किया, सत्कार किया, इसलिए सभी का हम धन्यवाद चाहते हैं। और आगे हम साथियों चौधरी विकास पटेल साहब को गुजारिश करते हैं इस विषय पर 2 मिनट अपनी बात रखें। धन्यवाद। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो कि ओबीसी का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से पूरे देश भर में ओबीसी समाज को जागृत करने का काम, संगठित करने का काम और जागृत और संगठित करके उनके अधिकार के लिए सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ने का काम किया जा रहा है। 25 मई 2022 को ओबीसी की गिनती होनी चाहिए, इस बात को लेकर हम लोगों ने भारत बंद किया। 29 नवंबर 2022 को फिर से हम लोगों ने भारत बंद किया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नीट जो कि डॉक्टर बनाने के लिए परीक्षा होती है, उसमें ओबीसी को आरक्षण लागू नहीं किया, तो हम लोगों ने पूरे देश भर में डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए ओबीसी को आरक्षण मिले, इसकी लड़ाई लड़ी। तो केंद्र सरकार को मजबूर होना पड़ा और ओबीसी को नीट में आरक्षण लागू करना पड़ा। साथियों, लोकतंत्र में गोली नहीं चलती है, बोली चलती है। और लोकतंत्र में जिसको अपनी बोली बोलना आता है वो देश में उसकी समस्याओं का समाधान भी होता है और देश में उसका राज होता है। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हो गया तो ये बात तय हो गई कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा के घर में राजा पैदा नहीं होगा। फिर राजा कहां से आएगा? तो राजा बनाने का काम प्रजा करेगी। ये अधिकार प्रजा को दिया भारतीय संविधान ने कि अब राजा राजा नहीं बनाएगा, अब प्रजा राजा का चुनाव करेगी और इसलिए सबको वोट का अधिकार दिया गया। अगर ओबीसी का कोई व्यक्ति वोट डालता है तो उसका भी एक वोट गिना जाता है। अगर भागवत जी, जोशी जी भी वोट डालते हैं तो भी एक ही गिना जाता है। किसी का 10, किसी का 5, किसी का 2, किसी का 1, ऐसा नहीं गिना जाता है। सबके वोट की वैल्यू एक ही है। ओबीसी की संख्या देश में 52% है, मतलब आधे से भी 2% ज्यादा है। मगर आधे से 2% ज्यादा जिसकी जनसंख्या है उसका तो देश पर राज होना चाहिए था। मगर आजादी के 75 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की भी गिनती हुई और कुत्तों में कितने पालतू कुत्ते हैं और कितने फालतू कुत्ते हैं जो गलियों में घूमते हैं, उनकी भी गिनती हुई। आपके गांव में कितने बैल हैं, कितनी गाय है, कितनी भैंस है, कितनी बकरी है, इसकी भी गिनती हो रही है। सरपंच जी हैं तो उनको पता है, ये लोग करवाते हैं, पता है कि इसकी भी गिनती हो रही है। भारत सरकार के पास इसके भी आंकड़े हैं। शेर, बाघ, चीतों की संख्या देश में कम हो रही थी तो मोदी जी बहुत चिंतित हो गए और बाहर से ले आए। मगर देश में ओबीसी कितना है इसके लिए कोई सरकार चिंतित नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी मराठा है और देश के प्रधानमंत्री भी अपने को ओबीसी कहते हैं। इसके बावजूद न मराठा की गिनती हो रही, न ओबीसी की गिनती हो रही है। तो इस बात को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि देश के अंदर अगर हमारी गिनती नहीं होगी। अभी निकाय चुनाव में महाराष्ट्र में ओबीसी का आरक्षण खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? कोर्ट ने कहा डाटा नहीं है, आंकड़े नहीं है। आंकड़े कैसे आएंगे? एससी का क्यों नहीं खत्म होता? एसटी का क्यों नहीं खत्म होता? एससी एसटी का इसलिए नहीं खत्म होता कि एससी की हर 10 साल में गिनती होती है, एसटी की हर 10 साल में गिनती होती है, मगर ओबीसी की देश की आजादी के 75 साल में गिनती नहीं हुई। और जब गिनती नहीं हुई तो आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा नहीं है तो बगैर आंकड़े के आपको अधिकार नहीं दिया जा सकता और इसकी वजह से आपको अधिकार नहीं मिल रहे।
52% अगर ओबीसी है तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर क्षेत्र में ओबीसी को हिस्सा मिलना चाहिए था, मगर आज तक नहीं मिला। 52% को केवल 27% आरक्षण लागू किया गया और 27% में भी क्रीमी लेयर लगा दिया गया। इससे ओबीसी का कोटा अभी तक भरा नहीं गया। तो ये ओबीसी के साथ देश में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए ही हम लोग ये परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं। ओबीसी बहुत बड़ी संख्या में किसान, देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, देश में नौजवान आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि बड़ी से बड़ी डिग्री लेने के बावजूद भी नौजवान के पास रोजगार नहीं है। विदर्भ के इलाके में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं है। किसानों के लिए पानी की व्यवस्था न होने की वजह से यहाँ की छोटी छोटी जो नदियां हैं वो सूख जाती है और बड़ी नदियों से छोटी नदियों को जोड़ा नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से पानी की व्यवस्था नहीं है। और पानी की व्यवस्था ठीक से न होने की वजह से खेती में किसान अच्छी फसल नहीं पैदा कर पाते हैं, और अगर पैदा भी हो गई तो उनकी फसल का उचित मूल्य उनको नहीं मिलता है। एमएसपी गारंटी कानून की मांग किसान लंबे समय से कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी से जब समझौता हुआ किसानों का, 3 कृषि काले कानून वापस हुए, तो ये भी सरकार ने कहा था कि हम एमएसपी गारंटी कानून लागू करेंगे, मगर आज तक लागू नहीं किया। मैं जिस माइक पर बोल रहा हूँ, इसको जिसने बनाया उसने तय किया ये कितने में बिकेगा मार्केट में। आप साइकिल, मोटरसाइकिल, कार खरीदते हैं, उसको जिसने बनाया वही उसका मूल्य निर्धारित करता है कि ये मार्केट में कितने में बिकेगा। जब आप मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हो, मान लो आप कपड़ा खरीदने जाते हो, जूता खरीदने जाते हो, चप्पल खरीदने जाते हो, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार खरीदने जाते हो, मोबाइल खरीदने जाते हो, तो आप दुकानदार को पूछते हो कि भाई साहब ये कितने में दोगे हमको। लेकिन जब आप अपनी फसल बेचने जाते हो, अपना धान बेचने जाते हो, तो आप पूछते हो कितने में खरीदोगे। जब आप खरीदने जाते हो तो आप पूछते हो कितने में हमें दोगे, लेकिन जब आप बेचते हो तो तब भी आप ही पूछते हो कितने में हमारा सामान खरीदोगे। तो देश में किसानों के साथ में 75 साल से अन्याय हो रहा है। दूसरे का माल किसान खरीदता है तो उसके तय किए गए रेट पर खरीदता है, लेकिन अपना माल जब किसान बेचता है तो अपने रेट पर नहीं बेचता है, वो भी दूसरे के तय किए गए रेट पर बेचता है। आजादी के 75 साल में ये गुलामी के अलावा कुछ नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसानों के बहुत बड़े नेता थे, आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया। ये सोचकर नहीं दिया रहा होगा कि आजादी के 75 साल में किसानों के साथ इतना अन्याय अत्याचार होगा और किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। इसलिए किसानों के साथ न्याय हो, इसलिए भी हम लोग ये यात्रा चलाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए थे तो कहा देश नहीं बिकने दूंगा। हमारे लोगों ने सोचा मोदी जी आ गए अब देश बच जाएगा, प्रधानमंत्री बना दिया। मन ही मन कसम खा लिया कि देश नहीं बचने दूंगा। एक एक चीज अडानी और अंबानी को देने का काम हो रहा है, एक एक चीज बेचने का काम हो रहा है। नौकरियां खत्म हो गई, रोजगार खत्म हो गया और SC ST OBC का आरक्षण भी खत्म हो गया। उसके साथ साथ और नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए निजीकरण बंद होना चाहिए और निजी क्षेत्र में SC ST OBC को आरक्षण होना चाहिए। इस बात को लेकर भी ये परिवर्तन यात्रा चलाई गई। एक बहुत बड़ी समस्या है देश में कि देश में किसानों के खिलाफ गलत काम हो रहा है, नौजवानों के खिलाफ गलत हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ गलत हो रहा है। देश की 85 से 90% आबादी के साथ गलत हो रहा है। व्यापारियों, छोटे दुकानदारों के ऊपर GST लगाया जा रहा है। बहुत बड़ी आबादी के साथ गलत हो रहा है, मगर इसके बावजूद भी गलत करने वाली सरकारों को डर क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उनको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा जनता क्या कर लेगी, हमसे नाराज हो जाएगी तो बहुत ज्यादा कर लेगी, तो हमें वोट नहीं देगी। तो वोट नहीं दोगे तो क्या कर लोगे? EVM से हम तुम्हारा वोट ले लेंगे। तो EVM में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है।
इसलिए ईवीएम को भी बंद किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इस बात को लेकर भी ये परिवर्तन यात्रा चलाने का काम कर रहे हैं। ये परिवर्तन यात्रा जागृत करने के लिए है और जागृति के बाद संगठित होकर सड़कों पर उतरने के लिए देश में बहुत बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से घोषित किया जाएगा। तो आज सभी से आशा अपेक्षा है, आप लोगों ने हमारी यात्रा का समर्थन किया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं, स्वागत किया है इसके लिए आभारी है। और आगे जो इस देश में बहुसंख्यक लोगों के हक अधिकार की लड़ाई होगी उसमें आप लोग साथ सहयोग देंगे। इसी आशा अपेक्षा के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार। धन्यवाद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, चौधरी विकास पटेल साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, चौधरी विकास पटेल साहब तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, महाराष्ट्रामध्ये एकही ओबीसीचा नेता पुढे येत नाही म्हणून चौधरी विकास पटेल साहेब उत्तर प्रदेशवरून तुम्हाला जागा करायला आलेले आहेत आणि तुम्ही ज्या पार्ट्याला मतं देताय त्या पार्ट्यामध्ये तुमच्या जातीचे, आपल्या जातीचे ओबीसीचे जे नेते आहेत ते मात्र तिथं एन्जॉय करत आहेत। या देशात जनावराची जनगणना केली जाते, हिजड्याची जनगणना होते, परंतु पिछड्याची जनगणना होत नाही। म्हणून पिछड्यांना जागा करण्यासाठी ही परिवर्तन यात्रा आहे। आमचं सर्वांना एक विनंती आहे छोटीशी, आपण जर या बाजूला जर आला तर सर्वांचा एक फोटो घेता येईल। आम्ही तुमच्या गावामध्ये आलो होतो याची आम्हाला साक्ष राहील। आपणा सर्वांना विनंती आहे, तिथं जे बसलेले आहेत त्यांनी इकडे यावं।